बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खराफिस होंगे और ईमान के अच्छे रहते होंगे जी। तो आज हम डिस्कस करने लगे हैं जो हमारा फर्स्ट ऑनलाइन मॉक टेस्ट हुआ था, उसमें जो मैथ पोर्शन के 20 MCQs आए थे, आज हम उन्हें डिस्कस करेंगे। ठीक है, काफ़ी स्टूडेंट्स का कुछ कहना था कि ये थोड़ा सा हार्ड था, कुछ कह रहे कि ईजी था मैथ पोर्शन। तो डिस्कस कर लेते हैं ये 20 MCQs मैंने आपको कौन से दिए थे और क्या दिए थे। ठीक है, और एक एक सवाल का हम सोल्यूशन देखेंगे। ठीक है, अच्छा, अगर कोई भी स्टूडेंट जो है हमारे मॉक टेस्ट में इनरोल करना चाहता हो या प्रिपरेशन ग्रुप में ऐड होना चाहता हो, ठीक है, तो ये मेरा नंबर आपको दिख रहा है, आप मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, मैं आपको जो है सारा डिटेल दे दूंगा। ठीक है, तो बेटा देखो हम डिस्कस करते हैं मैथ के क्वेश्चंस को। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है वो, ठीक है, वो कह रहा है कि 5 + 5 माइनस मॉड ऑफ 5 प्लस माइनस मॉड ऑफ 5। ठीक है, तो ये मैंने मॉडुलस वाला आपको क्वेश्चन दिया था, एब्सोल्यूट वैल्यू वाला। तो सोल्यूशन करते हैं हम। ठीक है, तो देखो पहला क्या कहते हैं, आपको एमसीक्यूज क्या दे रहा है, वो कह रहा है 5 + 5 मॉड ऑफ 5। अब देखो मॉडुलस का मतलब क्या था, हमने पढ़ा था कि मॉडुलस के अंदर कोई भी वैल्यू हो, ठीक है, अगर वो पॉजिटिव होगी तो उसका आंसर पॉजिटिव मिलेगा, अगर वो भले नेगेटिव में हो तो उसका आंसर भी हमें किस में मिलेगा, पॉजिटिव में मिलेगा। यानी कि हर वैल्यू को वो पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। तो हमारे पास 5 एज इट इज़, ये प्लस वाला 5 ये भी एज इट इज़। अब ये पॉजिटिव 5 है तो इसको मैं कन्वर्ट करूँगा, मॉड हटाऊंगा तो 5 आ जाएगा, और इस 5 को अगर मैं हटाऊंगा तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ भी 5 आ जाएगा। ठीक है, तो -5 प्लस का 5 कैंसिल हो गया, तो 5 और 5 कितना हो गया, 10 हो गया। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आता है बेटा, वो 10 था हमारा यहाँ पे। ठीक है, तो ए ऑप्शन का ऑप्शन सी था। ठीक है, MCQs 1 का सी था। अच्छा, सेकंड MCQs आपको देखो क्या दे रहा है, वो कह रहा है HCF ऑफ 15 एंड 25। हमें क्या करना था, 15 और 25 का HCF निकालना था। तो बेटा देखो पहले आप 15 का वो निकाल लो, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, GCD। ठीक है, या फैक्टर्स निकाल लो कि 15 के फैक्टर्स कितने बन सकते हैं। तो 15 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है बेटा, एक तो 1 कर सकता है, दूसरा 3 कर सकता है, तीसरा आपके पास 5 15 को डिवाइड कर सकता है, और इसी तरीके से चौथा हमारे पास 15 खुद एक ऐसा नंबर है जो खुद को डिवाइड कर सकता है। ठीक है, अब 25 के फैक्टर्स हमारे पास क्या होंगे बेटा, 25 हमारे को जैसे 1 है, 1 25 को डिवाइड कर सकता है और 5 कर सकता है, और इसके अलावा तीसरा नंबर 25 खुद है वो उसको डिवाइड कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास कौन सा है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास यहाँ पे 5 आ रहा है, तो 5 हमारा आंसर होगा। ये चीज़ें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ये बेसिक मैथ है, शुरू के 7 लेक्चर्स में मैं आपको ये पढ़ा चुका हूँ ये। ठीक है, अच्छा MCQs नंबर 3 आप देखें तो MCQs नंबर 3 में आपको क्या बोल रहा है, वो कह रहा है कि कन्वर्ट 6 3/8 इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, ये आपके पास कौन सा है, मिक्स फ्रैक्शन आपको दे रहा है, इसको कन्वर्ट करना था हमें किसके अंदर, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर। ठीक है, अब देखो हमारे पास हमने सीखा था कि 6 3/8। ठीक है, इसको कन्वर्ट करना है किसमें, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो हमें पता है कि नीचे वाला नंबर किसको, इसको मल्टीप्लाई करता है। तो 6 जब 8 को मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आएगा, 48। 6 8 48 प्लस, ठीक है, बीच में ऑटोमेटिकली प्लस की साइन आ जाती है, और आपके पास यहाँ पे 3 आ गया, डिवाइड में आपके पास 8 आ गया। ठीक है, जब आप इसको प्लस करेंगे तो 48 + 3 कितना हो गया, 51, डिवाइड में हमारे पास क्या आ गया, 8 आ गया। ठीक है, तो इसका आंसर हमारे पास क्या है, 51/8। कहाँ पर है वो, ए ऑप्शन में हमारे पास राइट है। ठीक है, अच्छा MCQs नंबर 4 आप देखें, MCQs नंबर 4 आपको क्या दे रहा है, वो MCQs नंबर 4 में बेटा आपको बोल रहा है, वो ये कह रहा है कि इफ़ √(x) इज इक्वल टू 12 व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, यानी कि यहाँ पर x क्या होगा। तो आपको बोल रहा है कि √(x) का जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 12। तो ये बताओ √(x) के अंदर कौन सी वैल्यू होगी। ऑप्शन हमारे को क्या दे रहा है, 122 124 144 या 148। तो आपको पता है कि बेटा अगर हम जो ये वो क्या कहते हैं 144 का अंडर रूट निकालेंगे या स्क्वायर रूट निकालेंगे तो उसका आंसर हमारे पास क्या आता है, 12 आता है। कैसे, आपको पता है कि बेटा अगर 12 का अगर मैं स्क्वायर करूं तो आंसर क्या आता है, 144। तो 144 का अगर मैं अंडर रूट लूँगा तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, वही 12 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, 144 होगा। अच्छा, उसके बाद मैंने डेसिमल में से क्वेश्चन दिया था कि 2 डेसिमल नंबर को आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो MCQs नंबर 5 है आपके पास, और वही है डेसिमल नंबर को मल्टीप्लाई के 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.3। तो आंसर क्या होगा, तो बेटा देखो इसको आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। ठीक है, तो 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.3। ठीक है, आप इस तरीके से मल्टीप्लीकेशन करो ताकि आपको आसानी हो। तो 3 2 हमारे पास क्या हो जाएगा, 6। ठीक है, 3 ने 0 को मल्टीप्लाई किया तो 0। अच्छा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करते वक्त आप पॉइंट को भूल जाओ कि यहाँ पे कोई पॉइंट है।
ठीक है। आप बस जैसे मल्टीप्लाई करते हो आप वैसे करो। अब जीरो को 2 से करोगे तो आंसर 0 आएगा, 0 को 6 से करोगे तो आंसर क्या आएगा 0, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा 0 0 और 6, ठीक है। अब पॉइंट किसके बाद लगेगा, आप देखो यहाँ पे कितने थे हमारे पास, यहाँ पे एक डेसिमल नंबर ये रहा पॉइंट के बाद और एक ये रहा, तो कितने डेसिमल नंबर है हमारे पास 2, एक ये रहा और एक ये रहा, तो 2 के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे इस तरह पॉइंट लगा देंगे, तो हमारे पास इसका आंसर क्या बनेगा बेटा 0.06, ठीक है। तो ऑप्शन कहाँ पर है, यहाँ पे हमारे पास 0.06, बी ऑप्शन हमारे पास राइट है, ठीक है। ये सब मैं डेसिमल और ये सारे जितने भी अभी शुरू के सवाल हैं सारे पिछले 7 लेक्चर्स में मैं आपको समझा चुका हूँ, और जो है वो आप वो लेक्चर्स देखिएगा। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा हो तो आप पहले वाले लेक्चर्स देखिएगा, ठीक है। सो उम्मीद है कि आपको ये शुरू के 5 क्वेश्चंस तो समझ में आ गए होंगे। आगे चलते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखें हमारे पास एमसीक्यूज नंबर क्या है, एमसीक्यूज नंबर 6, ठीक है। अब एमसीक्यूज नंबर 6 में आपको क्या कह रहा है, वो आपको कह रहा है कि बेटा व्हाट इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। हमें क्या करना था, इसका अर्थमेटिक मीन निकालना था। अर्थमेटिक मीन का मतलब क्या होता है, एवरेज। हमें क्या करना था, नंबर का एवरेज निकालना था। तो इस टॉपिक को भी हम डिस्कस करेंगे बाद में, ठीक है। तो अब मैं क्या करना है, इस नंबर, अब ये जो 5 नंबर दे रहे हैं ना, इसका अर्थमेटिक मीन निकालना है। अब अर्थमेटिक मीन कैसे निकलता है, आपके पास एमसीक्यूज नंबर क्या है 6, ठीक है। अर्थमेटिक मीन, ठीक है। अर्थमेटिक मीन का आपके पास पहले फार्मूला आप समझ लो कि फार्मूला क्या होता है, कि सम ऑफ ऑल नंबर, ठीक है। फार्मूला है ये हमारे पास, ठीक है। क्या है ये, फार्मूला, ठीक है। ये आप याद रखना। तो सम ऑफ ऑल नंबर, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, ठीक है। ये हमारे पास फार्मूला है किसका, अर्थमेटिक मीन निकालने का। अर्थमेटिक मीन का हो या एवरेज का हो, बात एक ही है, ठीक है। दोनों का मतलब एक ही होता है। अब हम मैं सब सम कर लेते हैं सारे नंबर का, ठीक है। पहले क्या बोला, सम ऑफ ऑल नंबर। तो कितने नंबर है हमारे पास, 5 है, तो पाँचों नंबर यहाँ पे लिख दो, 3 + 6 + 9 + 12 + 15, ठीक है। तो ये आपने पाँचों नंबर लिख दिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे किससे, टोटल नंबर से, ठीक है। टोटल हमारे पास कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 नंबर है, तो मैं यहाँ पे 5 लिख दूंगा, ठीक है। अब सम कर लो तो कितना हो जाएगा, 3 और 6 कितना हो जाएगा, 9 9 9 कितना हो जाएगा, 18 18 और 12 कितना हो जाएगा हमारे पास 30 30, और ये हमारे पास 15 कितना हो जाएगा 45, ठीक है। ऊपर का सम किया नंबर का 45, डिवाइड में हमारे पास क्या आ गया 5, तो 5 × 5 5 × 9 45, तो आंसर हमारे पास क्या आया 9 आया, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 9 का है यहाँ पे हमारे पास ये रहा। अच्छा, इसमें मैं आपको एक और ट्रिक भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ट्रिक क्या होती है, अगर आपको जैसे अगर कोई 5 नंबर देना, ऐसे 5 नंबर, कोई भी 5 नंबर आपको दे सकता है, लेकिन नंबर 5 होने चाहिए, ठीक है। अगर 5 नंबर हो और उसका अर्थमेटिक मीन निकालना हो या एवरेज निकालना हो, तो हमेशा याद रखना है कि उसका जो मिड वाला नंबर होता है ना, मिडिल वाला, वही उसका आंसर होता है उन नंबर्स का, ठीक है। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे मिड का नंबर कौन सा था, 9, 2 नंबर ये रहे, 2 नंबर ये रहे, इन दोनों के बीच में हमारे पास कौन सा 9, तो यही तो हमारे पास आंसर आया था। तो ये इस तरीके से इसकी ट्रिक भी होती है, ठीक है। सो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक हर चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है बेटा। अब एमसीक्यूज नंबर 7 को डिस्कस करते हैं। अच्छा, ये भी मैं आपको बता चुका था, एमसीक्यूज ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया था फर्स्ट लेक्चर में, ठीक है। अब 7 नंबर में आपको क्या बोल रहा है, वो कह रहा है व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 70 इवन नंबर, ठीक है। 7 नंबर एमसीक्यूज में आपको क्या बोल रहा है, वो कह रहा है फर्स्ट 70 इवन नंबर का हमें क्या करना है, सम करना है, ठीक है। अगर आप शुरू के 70 इवन नंबर का अगर सम करने बैठे ट्रेडिशनल मेथड से, यानी कि 2 + 4 + 6 + इस तरह करने बैठे सम, तो बहुत लंबा हो जाता है, ठीक है। इसका एक ट्रिक वाला फार्मूला होता है, हमने वो पढ़ा था फार्मूला, वो हमारे पास क्या होता है बेटा, फार्मूला हमने पढ़ा था, वो हमारे पास क्या था, n+1, ठीक है। ये हमारे पास फार्मूला था। n यहाँ पे क्या है, जो आपको नंबर दिया गया, पूछा गया फर्स्ट 70 विन नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे पुट कर लो 70, ठीक है, और क्या आ जाएगा 70 + 1, ठीक है। तो आपके पास क्या आ गया यहाँ पे बेटा 70 आ गया, और ये आ गया 71, ठीक है। अब इन दोनों का आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कर लो आप 71 / 70, ठीक है। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, मैं हमेशा यही कहता हूँ कि आप इस तरीके से मल्टीप्लाई करो, भले अगर आपको ये चीज़ आती है, ठीक है। आप क्या करोगे, इसके ऊपर प्रैक्टिस करो, ठीक है, जितना हो सके इस तरह करो, क्योंकि पेपर में कैलकुलेटर जो है अलाउ नहीं होता ना, ठीक है। पेपर में कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता। आप इस तरीके से जितनी दफ़ा करोगे ना, आपकी प्रैक्टिस होगी, तो जब आप पेपर में करने बैठोगे ना, तो सेकंडों में आंसर निकाल लोगे, ठीक है। अगर वहाँ पे ऐसे करने बैठे और आप सोचते रह गए तो लंबा हो जाता है, ठीक है। 0 × 1 तो आंसर क्या आएगा 0, 0 को 7 से किया तो आंसर आ गया 0, ठीक है। कटम आ गया 7 × 1 हो गया 7, 7 × 7 कितना हो गया 49, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया 4970, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। इसका आंसर क्या है 4970,
4970। तो ऑप्शन कहाँ है यहाँ पे 4970, तो हमारे पास सी ऑप्शन है, ठीक है। तो इसका आंसर हमारे पास 4970 आया। तो ये हमारे पास फार्मूला होता है। ये चीज़ मैंने ऑड नंबर पे भी आपको सिखाई थी और नेचुरल नंबर पे भी सिखाई थी। आज एमसीक्यूज नंबर 8 देखें। आपको एमसीक्यूज नंबर 8 में आपको क्या बोल रहा है। एमसीक्यूज नंबर 8 हमारे पास क्या है बेटा, वो है हमारे पास 15 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है, प्लस का 25 माइनस का 19, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा। तो ये आपके पास बोर्ड मास वाला क्वेश्चन था, ठीक है, बोर्ड मास बोलो या डी मास बोलो, ठीक है। तो आपको पता है पहले हम डिवाइड करते हैं नंबर को, तो डिवाइड कर लो 5 वन ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15। तो डिवाइड हमने कर लिया, तो आंसर क्या आया 3। अब उसके बाद हमें क्या करनी है, मल्टीप्लाई। तो 3 को अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आंसर क्या आएगा बेटा मेरे पास 21, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं एडिशन, मल्टीप्लिकेशन भी हो गई, फिर हम क्या करेंगे एडिशन। तो हम क्या करेंगे, इसको 25 से ऐड करेंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 21 प्लस का 25 कितना आ जाएगा 46 आ जाएगा। तो 46 में से मैंने 19 को माइनस करना है। तो जब जैसे ही मैं 46 को 19 में से माइनस करूँगा तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा बेटा 27 आ जाएगा, ठीक है। तो मेरा राइट ऑप्शन क्या है, वो ये रहा, ठीक है। सो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अच्छा एमसीक्यूज नंबर 9 आप देखें। एमसीक्यूज नंबर 9 में आपको क्या बोल रहा है, वो आपको ये कह रहा है कि द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3। हमें क्या करना है, शुरू के 5 नंबर का क्या करना है, एवरेज लेना है, ठीक है, और उसको मल्टीपल करना है 3 से। मल्टीपल का मतलब है उसको मल्टीप्लाई करना है 3 से, ठीक है। तो एमसीक्यूज नंबर 9 है। तो शुरू के 5 नंबर बोल रहा है, तो शुरू के 5 नंबर क्या होंगे बेटा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, ठीक है। डिवाइड हम उसको क्या कर देंगे 5 से डिवाइड कर देंगे। एवरेज और अर्थमेटिक मीन का मतलब एक ही होता है, मैंने आपको अभी पहले भी बताया था, ठीक है। जो पहला वाला क्वेश्चन अभी हमने किया था क्वेश्चन नंबर 6, तो उसमें भी मैंने आपको यही चीज़ बताई थी, ठीक है। तो आप जब इसको करते हैं हम इसको, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 3, 3 और 3 कितना हो जाएगा 6, 6 और 4 कितना हो जाएगा 10, 10 और 5 कितना हो जाएगा 15। तो जब हमने इसका सम किया तो हमारे पास क्या आया 15, डिवाइड में हमारे पास क्या आ गया 5 आ गया, ठीक है। तो 5 वन ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, तो हमारे पास क्या आ गया आंसर 3 आ गया। तो ये देखो अभी मैंने पहले भी आपको ये चीज़ बताई थी इस वाले सवाल में कि हमें शुरू जो 5 नंबर हो अगर उसका अर्थमेटिक मीन निकालें या एवरेज निकालें तो मिड वाला जो नंबर होता है ना वही उसका आंसर होता है। तो 3 हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको मल्टीपल करना है किससे 3 से। तो 3 को 3 से जब मल्टीप्लाई करूँगा तो आंसर क्या आएगा 9। तो हमारे पास 9 कहाँ है यहाँ पे, वो ये रहा, ठीक है। सो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक हर चीज़ समझ में आ गई होगी। अच्छा उसके बाद एमसीक्यूज नंबर आपके पास है बेटा एमसीक्यूज नंबर 10, ठीक है। 10वां एमसीक्यूज में वो आपको क्या कह रहा है, वो कह रहा है द प्राइस एट विच अ पर्टिकुलर आइटम इज परचेज बाय अ शॉपकीपर इज नॉन एज। वो ये कह रहा है यहाँ पे कि अगर कोई चीज़ हम परचेज करते हैं किससे, शॉपकीपर से, यानी किसी दुकानदार से अगर हम कोई चीज़ खरीदते हैं, ठीक है, तो वो क्या वो प्राइस कौन सी प्राइस कहलाती है, यानी कि वो पैसे हमारे पास कौन से पैसे कहलाते हैं। तो जाहिर बात है अगर आप किसी बंदे से दुकानदार से चीज़ लोगे तो वो आपकी कौन सी प्राइस होगी, वो होगी कॉस्ट प्राइस, ठीक है। कौन सी होती है वो, कॉस्ट प्राइस। ये याद रखना। आगे चले हम टॉपिक्स को पढ़ेंगे ना तो उसमें हम डिस्कस करेंगे ये डिस्काउंट रेट, सेलिंग, परचेजिंग और प्रॉफिट एंड लॉस वाले क्वेश्चंस को, ठीक है। तो इसका आंसर है हमारे पास कॉस्ट प्राइस, ठीक है। सो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक 10 क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। अब आगे चलते हैं, ठीक है। अब देखें यहाँ पे एमसीक्यूज नंबर 11 आपको क्या कह रहा है, वो यहाँ पे कह रहा है कि व्हाट नंबर कम्स नेक्स्ट इन द सीरीज। आपको ये सीरीज दे रहा था और पूछा था कि बताओ इस सीरीज के अंदर अगला नंबर कौन सा होगा। तो बेटा देखो इसको अगर इसमें ना इन सीरीज को कैसे पता है कैसे सॉल्व किया जाता है, इसको आप ये आईक्यू का एक ये आईक्यू का क्वेश्चन है, ठीक है। ये आईक्यू का भी कभी मैथ में भी आ जाता है, कभी आईक्यू में भी आपको देता है क्वेश्चंस यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध में। तो बेटा देखो अब इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं हम। इसमें आप ये देखो कि इन दोनों का पहले डिफरेंस निकालो, हर 2 नंबर का डिफरेंस। अगर इन दोनों बीच का डिफरेंस देखोगे तो कितना डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। इन दोनों के बीच में 2 का डिफरेंस है क्योंकि 13 के बाद 15, तो 13 और 15 में कितने नंबर का डिफरेंस है, 2 नंबर का फ़र्क है। तो 2 नंबर, इधर भी 2, इधर भी 2 नंबर्स का डिफरेंस है, इधर भी कितना 2 का डिफरेंस है। तो अगला जो नंबर होगा उसमें भी कितना डिफरेंस होगा, 2 का होगा। तो 21 में आप क्या करोगे 2 प्लस कर दोगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 23, ठीक है। सो उम्मीद है कि आपको समझ आए ये इस तरीके से होता है। या दूसरा तरीका इसका ये होता है कि आप ये देखो कि इसके बाद यही नंबर क्यों आया, कैसे आया, ठीक है। तो कैसे आया कि हमने इसमें 13 में 2 प्लस किया तो क्या आ गया 15, 15 में हम 2 प्लस कर रहे हैं तो 17 बन रहा है, 17 में हम 2 प्लस कर रहे हैं तो 19 बन रहा है, 19 में 2 प्लस कर रहे हैं तो क्या बन रहा है 21 बन रहा है। तो अगले नंबर भी हम क्या करेंगे, वहाँ भी 2 प्लस ही करेंगे जब हर जगह 2 प्लस हो रहा है।
तो ये इस तरीके से सॉल्व होता है, ठीक है। तो इसको भी मैं डीपली एक्सप्लेन करूँगा, बताऊँगा, ठीक है, किसी अलग अलग लेक्चर में। अब MCQs नंबर 12 आप देखें। MCQs नंबर 12 में आपको क्या कह रहा है, वो कह रहा है द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ टॉय इज ₹2500, ठीक है, एंड इट्स सेल प्राइस इज 2700, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। अब वो यहाँ पे आपको सीधा सीधा सिंपल ये बोल रहा है कि वो आपको कह रहा है एक टॉय है जो कि मैंने कॉस्ट प्राइस में, मतलब उसको खरीदा कितने में, 2500 रुपये में, और उसको सेल कर दिया कितने, 2700 रुपये में। तो ये बताओ कि मुझे प्रॉफिट कितना हुआ, परसेंटेज में ये बताना है ये प्रॉफिट, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो वो इस सवाल में आपको ये कहना चाह रहा है, सीधा अगर मैं सिंपल आपको समझाऊँ कि मेरे पास ये चीज़ है, ठीक है, तो इसकी कॉस्ट प्राइस क्या है हमारे पास, मैं कहता हूँ इसकी कॉस्ट प्राइस है मेरे पास 10 रुपये, ठीक है। मैंने इसको पीछे से ख़रीदा कितने का, 10 रुपये का, और इसको मैंने आगे सेल कर दिया कितने का, 15 रुपये का। तो मेरे को प्रॉफिट कितने का हुआ, 5 रुपये का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। लेकिन वो यहाँ पे पूछा सवाल में कि आपको ये प्रॉफिट बताना है परसेंटेज में हमारे को कितना हुआ, ठीक है। तो इसका होता है हमारे पास एक फार्मूला, ठीक है। उस फार्मूले के मुताबिक इसको आपने सॉल्व करना है। तो हमारे पास MCQs नंबर कौन सा है, 12। तो फार्मूला हमारे पास क्या है बेटा यहाँ पे, ठीक है। फार्मूला आप यहाँ पे लिख लो कि हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है। ये मैं उसमें लिख रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में, P फॉर प्रॉफिट और ये परसेंटेज, ठीक है। तो फार्मूला क्या है कि सेलिंग प्राइस माइनस का कॉस्ट प्राइस डिवाइड में हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस, ठीक है, यानी कि CP मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये होता है हमारे पास फार्मूला। अगर वो यहाँ पे पूछता है कि लॉस परसेंटेज, यानी कि हमें लॉस कितने का हुआ, तो उसका अलग फार्मूला है, ठीक है। अभी हमारे पास क्या है फार्मूला, प्रॉफिट परसेंटेज का पूछा गया तो मैंने प्रॉफिट परसेंटेज का बताया, ठीक है। आगे हम इसको डिस्कस करेंगे, इनके टॉपिक, इनके क्वेश्चंस को, तो हम वहाँ पे भी डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है। तो अब इसको डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास सेलिंग प्राइस कितनी है बेटा, 2700, तो 2700 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। फिर हमारे पास जो है वो माइनस का क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितनी है मेरे पास, 2500 रुपये, डिवाइड में मेरे पास क्या आ जाएगा, 2500, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100। अब इसको जब माइनस करोगे तो कितना बचेगा, ऊपर 200 रुपये बचेगा, नीचे क्या बचेगा मेरे पास, 2500 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो अब क्या करोगा, अब यहाँ पे के 2 जीरो से आप इन 2 जीरो को कैंसिल कर दो, आगे इसका टेबल यूज़ करो, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, ठीक है। अब 2 और यहाँ पे क्या बचा, 4, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 4 बचा, तो 2 4 ज़ा कितना हो जाएगा मेरे पास, 8 आ जाएगा, 8%, ठीक है। परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं कि हम मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास 8% मेरे पास इसका आंसर है, तो कहाँ है, ये रहा D ऑप्शन मेरे पास, ठीक है। सो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। आगे समझते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखें MCQs नंबर 13 में आपको क्या कह रहा है, वो यहाँ पे कह रहा है आपको MCQs नंबर 13 में वो कह रहा है कि 35% ऑफ 200, यानी कि 200 का 35% कितना होगा, ठीक है। 200 रुपये का 35% मुझे निकालना है, कितना होगा। तो आपको क्या बोल रहा है, 35% ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है, ये याद रखना। परसेंटेज का टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें भी बताऊंगा मैं आपको। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है, 200। जब आप इसको कन्वर्ट करोगे तो परसेंटेज को पहले फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। तो कैसे करते हैं कि परसेंटेज की साइन जैसे ही रिमूव होती है तो क्या आ जाता है, डिवाइड में 100 आ जाता है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 200। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, तो हमें क्या करना है, 35 को मल्टीप्लाई करना है 2 से। तो 2 5 ज़ा 10, 1 ऊपर गया, 3 2 ज़ा 6, और ये 1 ये रहा 70, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 70 आ गया। तो इसका आंसर क्या है, 70, ठीक है। सो उम्मीद है कि आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। अच्छा, उसके बाद MCQs नंबर 14 है हमारे पास। 14 MCQs में आपको क्या बोल रहा है, वो कह रहा है कि डैश इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों को ये हमारा सेट वाला लेक्चर है, ठीक है। ये मैंने मेहरान यूनिवर्सिटी के ऊपर बनाया हुआ था कि सेट क्या होता है, ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर बता चुका हूँ। तो वो लेक्चर नहीं देखा हो, देखिएगा, क्योंकि सेट में से भी MCQs आते हैं, ठीक है। तो वो कह रहा है कि डैश इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। वो कह रहा है कि वो कौन सी चीज़ है कि जिसका हम कलेक्शन करते हैं, वो कलेक्शन कौन सा होता है, वेल डिफाइंड होता है और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट से होता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, सेट बोलते हैं। कि सेट हमारे पास एक ऐसा कलेक्शन होता है जो वेल डिफाइंड हो और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हो, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, सेट बोलते हैं, ठीक है। सो उम्मीद है कि आपको MCQs नंबर 14 भी समझ में आ गया होगा। अच्छा, उसके बाद बेटा हम डिस्कस करते हैं MCQs नंबर 15 को। इस MCQs में आपको क्या बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है, वो कह रहा है कि इफ़ एग दर्जन ऑफ एग्स इज ₹48, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 4 एग्स। वो आपको यहाँ पे ये कह रहा है कि मैंने 1 दर्जन अंडे लिए, कितने, 48 रुपीज़ के। तो ये बताओ 4 अंडे मुझे कितने रुपए के पड़े। सिंपल सी बात थी, उसने 1 दर्जन अंडे लिए, कितने के, 1 दर्जन।
तो एक दर्जन में कितने अंडे होते हैं? ठीक है, एक दर्जन में, ठीक है, एक दर्जन में कितने अंडे होते हैं बेटा? हमारे पास 12 अंडे होते हैं ना। ठीक है, मुर्गी कितने अंडे देती है? 12 अंडे देती है एक दर्जन में, बल्कि दुकानदार देता है। ठीक है, सो खैर, तो बात ये है कि यहाँ पे हमारे को, तो उसने बोला कि ये अंडे उसने कितने के ख़रीदे? 48 रुपीज़ के 12 अंडे। तो अब आप यहाँ से पहले एक अंडे की वैल्यू निकाल लो कि एक अंडा मुझे कितने का पड़ा। तो 48 डिवाइड में 12, ऐसे ही करते हैं हम। ठीक है, तो उसके बाद डिवाइड करो, तो 2 6 ज़ा 12, ठीक है, 2 टू ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ठीक है, 6 1 ज़ा 6, 6 3 ज़ा कितना हो जाएगा हमारे पास? 24। ठीक है, तो हमारे पास इसका आंसर कितना आया? 3। यानी कि एक अंडा मुझे कितने का पड़ा? यानी कि 1 एग कितने रुपए का पड़ा मेरे को? 3 रुपए का। ठीक है, मुझे कितने अंडे लेने थे? 4 अंडे। 4 अंडे कितने रुपए के पड़ेंगे? कि 3 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 4 से, तो आंसर क्या आ जाएगा? 12। तो 4 अंडे मुझे कितने रुपए के पड़े? ये 4 अंडे की वैल्यू है। ठीक है, 4x मुझे कितने के रुपए पड़े? 12 रुपए के। ठीक है, यहाँ पे रुपए भी लिख दो भले। ठीक है, तो 4 अंडे मुझे कितने रुपए के पड़े भाई? सॉरी, यहाँ पे हमने कहीं गलती कर दी। ठीक है, 6 4 ज़ा 24 होता है, सॉरी बाय मिस्टेक। ठीक है, 6 4 ज़ा 24। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पे 4 आ जाएगा। एक अंडा मुझे कितने रुपए का पड़ा? 4 रुपए का। तो 4 4 ज़ा कितना आ जाता है? 16। ठीक है, तो हमारे पास 4 अंडे कितने रुपए के पड़े? 16 रुपए के। ठीक है, ये मेरे से गलती हो गई। तो 6 4 ज़ा कितना होता है? 24। तो एक अंडा मुझे कितने का पड़ा? 4 रुपए का, और 4 अंडे मुझे कितने रुपए के पड़े? 16 रुपए के। ठीक है, सो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे डिस्कस करते हैं। आगे हमारे पास एक और एमसीक्यूज दे रहा है। अच्छा, ये वाला एमसीक्यूज मैंने उसमें से पास पेपर में से लिया था, 2024 के पास पेपर में आया हुआ था। ठीक है, उस टाइप का एमसीक्यूज मैंने बनाया। ठीक है, तो एमसीक्यूज क्या कह रहा था? वो कह रहा था कि द एवरेज ऑफ फर्स्ट 11 नेचुरल नंबर्स, हमें क्या करना है? शुरू के 11 नेचुरल नंबर का एवरेज लेना है। अब अगर शुरू के 11 नंबर एवरेज लेने बैठे 1 + 2 + 3 +, ये बहुत लंबा है। ठीक है, इसका होता है हमारे पास एक छोटा सा फार्मूला। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक वाला फार्मूला, वो आपने याद रखना है बेटा। वो क्या होता है हमारे पास? n+1 डिवाइड में हमारे पास क्या आ जाता है? 2 आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास फार्मूला, जब इसमें पुट करोगे वैल्यू को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 11। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास? सॉरी, यहाँ पे n होता है। ठीक है, n+1 डिवाइड में 2। तो अब यहाँ पे पुट कर दो 11 + 1 डिवाइड में हमारे पास क्या आ जाएगा? 2। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा? 12/2। ठीक है, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12। तो हमारे पास आंसर क्या आया? नेचुरल नंबर का एवरेज जो हमने निकाला वो हमारे पास क्या आया बेटा? वो आया है 6। ठीक है, सो उम्मीद है कि आप समझ होंगे। फार्मूला क्या है? n+1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, सो आगे और क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। हमारे पास क्या है? अच्छा, ये ऑप्शंस मैंने गलत लिखे हुए। ठीक है, ये मेरे से गलती हुई थी। ये ऑप्शंस मैंने गलत लिखे हुए बेटा, ये मेरे से गलतियाँ हुई हैं बहुत। ठीक है, तो यहाँ पे 6 था। ठीक है, 7 था। ऑप्शन सी था मेरे पास, यहाँ पे सी में 8 और यहाँ पे 9। ठीक है, तो ऑप्शन 6 वाला सही था। ये ऑप्शन मेरे से गलती से लिखे हुए थे। ठीक है, सो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक हर चीज़ समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें हमारे को क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला जा रहा है। अच्छा, ये जो क्वेश्चन था वो था एज प्रॉब्लम वाला। ठीक है, एज प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस को भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो मैंने आपको बेसिक सा क्वेश्चन दिया था। तो क्वेश्चन में हमारे को क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि अली इज़ 5 ईयर ओल्डर देन अहमद। इसका मतलब क्या है? ये वाली पहले आप पहले जो है एक स्टेटमेंट को समझो, फिर आगे दूसरी स्टेटमेंट को समझना। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आपको आधा आधा करके समझना पड़ता है। तो यहाँ पे देखो आपको क्या बोला है? वो कह रहा है अली इज़ 5 ईयर ओल्डर देन अहमद, यानी कि अली जो है वो 5 साल बड़ा है किससे? अहमद से। ठीक है, यहाँ इस स्टेटमेंट में आपको कह रहा है कि अली इज़ 5 ईयर ओल्डर देन अहमद। अली जो है वो 5 साल बड़ा है किससे? अहमद से। आगे आपको क्या बोल रहा है? वो कह रहा है इफ़ द सम ऑफ देयर एजेस इज़ 25 ईयर देन अहमद एज इज़। अब आगे आपको ये बोल रहा है कि अगर हम इनकी एजेस का सम करें, किसकी? अली और अहमद की एज का सम करें, तो वो आ रहा है 25 ईयर्स। तो ये बताओ कि अहमद की एज कितनी है? 8 ईयर, 9 ईयर, 10 ईयर या 11 ईयर? अब यहाँ पे देखो बेटा, हमारे पास क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 17। अब यहाँ पे देखो बात को समझो। उसने क्या बोला था? अली जो है वो ओल्डर देन है अहमद से, कितने? 5 ईयर। ओल्डर देन का मतलब होता है बड़ा। ठीक है, ज़्यादा या बड़ा। तो यहाँ पे वही कहना चाह रहा है कि अली 5 साल बड़ा है अहमद से। अब हमें अहमद की एज तो मालूम नहीं है कि अहमद कितने साल का है। अगर सपोज़ करो अगर अहमद 10 साल का है, तो अली की एज कितनी हो जाएगी वो हमें पता लग जाएगी। कितनी साल हो जाएगी? 15 साल। ठीक है, यहाँ तो लेकिन हमें यहाँ पे अहमद की एज मालूम ही नहीं है कि अहमद कितने साल का है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं बेटा? हमेशा ये याद रखना कि जब भी मतलब इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे ना एज प्रॉब्लम वाले, ठीक है, वहाँ पे अगर आपको किसी की एज मालूम ना हो,
ठीक है, या मालूम करनी हो, तो हम क्या करते हैं, उस चीज़ को सपोज कर लेते हैं वो क्या है, हमारे पास एक्स है। ठीक है, हमेशा ये याद रखना, मैथ के अंदर कोई चीज़ आपको मालूम ना हो ना, तो उधर आप सपोज कर लो वो चीज़ क्या है, आपके पास एक्स है। ठीक है, अब मैं यहाँ लेट कर लेता हूँ कि अहमद की एज मुझे मालूम नहीं है, तो मैंने क्या करा, अहमद की जो है अहमद की एज क्या है, मेरे पास एक्स है। ठीक है, तो अली की एज क्या हो जाएगी हमारे पास, अली की एज हमारे पास क्या हो जाएगी बेटा, एक्स प्लस 5 हो जाएगी। यानी कि अहमद कितना साल का, एक्स साल का, हमें पता नहीं है। ठीक है, उसमें क्या, अली अली की 5 साल, जो अली की एज है उसमें 5 साल इजाफा कर दिया, क्योंकि अली जो है 5 साल बड़ा था। तो ये हमारे पास इस तरह दो स्टेटमेंट बन चुकी है। ठीक है, तो हमारे पास अली और अहमद की एज आ गई। अब हमें क्या करना है बेटा, उसने बोला था कि अगर हम इनकी एजेस का सम कर रहे हैं, ठीक है, तो ये बताओ, वो आ रहा है 25 ईयर। ठीक है, तो ये बताओ कि अहमद की एज कितनी होगी। अब वो क्या बोल रहा है कि हम इनकी एजेस का सम कर रहे हैं, किसके बराबर आ रहे हैं, यानी कि हम क्या करेंगे बेटा, इक्वेशन को बनाएंगे। ठीक है, बहुत इजी से मैं आपको समझा रहा हूँ। इक्वेशन बनेगी, क्या बनेगी, एक्स एक्स प्लस 5, यानी कि इन दोनों की एजेस का मैंने सम कर दिया, वो किसके इक्वल आ रहा है, 25 ईयर्स। ठीक है, 25 के इक्वल आ रहा है। अब ये बताना है कि अहमद की एज हमारे पास क्या होगी। अब सिंपली इसको सॉल्व कर लो, तो एक्स और एक्स हमारे पास क्या हो गया बेटा, 2x हो गया, प्लस का 5 इक्वल टू 25। ठीक है, 5 यहाँ प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 2x इक्वल टू 25 माइनस का 5। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पे 2x इक्वल टू 20 आ जाएगा। 25 में से 5 माइनस किया तो क्या बचा, 20। तो यहाँ पे डायरेक्ट ये मल्टीप्लाई कर रहा, वहाँ जाके क्या करेगा, डिवाइड, कैंसिल कर दो, 2 1 2, 2 10 20, यानी कि x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 10 आ गई। ठीक है, तो ये किसकी एज है हमारे पास, किसकी एज है हमारे पास, अहमद की। ठीक है, ये अहमद की एज आई है। अगर आपको यहाँ पे सवाल में बोला जाता है कि अली की एज मालूम करो, तो इस 10 को यहाँ पे पुट कर दो, तो क्या हो जाता है हमारे पास, 10 प्लस 5, तो 15 आ जाती। ठीक है, तो हमारे पास 10 का है यहाँ पे। ठीक है, ये अहमद की एज है, 10 ईयर्स। ठीक है, सो उम्मीद है कि बेटा आपको समझ में आया होगा कि ये मैंने क्वेश्चन किस तरीके से किया। ठीक है, तो बहुत इजी होते हैं ये भी, लेकिन थोड़ा सा हार्ड आते हैं क्वेश्चन, तो थोड़ा सा समझना पड़ता है। अच्छा, आप देखें क्वेश्चन नंबर हमारे को क्या दे रहा है, 18। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 18 में आपको क्या बोला जा रहा है कि अच्छा, ये पास पेपर में भी इस तरह इस टाइप का क्वेश्चन आया था, तो मैंने उसी टाइप का ये क्वेश्चन बनाया आपके लिए। तो वो क्या बोल रहा है कि वो कह रहा है कि 2m प्लस का 3n इक्वल टू 13, m माइनस 2n माइनस 4, ठीक है, इक्वल टू -4, फाइंड m प्लस n। तो आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रहा है, दूसरी दे रहा है, ये बोल रहा है कि m प्लस n की वैल्यू क्या होगी। तो आपके पास पहले जो है आप क्या करो, आपने जो है क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 18। ठीक है, आपने क्या करा बेटा, पहले पहली वाली इक्वेशन लिख ली कि 3n इक्वल टू 13। ठीक है, दूसरी इक्वेशन क्या है हमारे पास, m माइनस 2n इक्वल टू -4। ठीक है, अब यहाँ पे ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, इस तरीके से सपोज कर लो, ये चीज़ मैं आपको इक्वेशन वाले टॉपिक में पढ़ा चुका हूँ। अब यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, यहाँ से सेकंड वाली इक्वेशन से मैं m की वैल्यू निकाल लेता हूँ। ठीक है, जहाँ से मुझे आसानी से वैल्यू मिल सके वो वैल्यू मैं निकाल लेता हूँ। मैंने यहाँ से क्या करा, इस माइनस के 2n को उधर ले गया, तो क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस का 2n। ठीक है, 2n माइनस का 4। ठीक है, तो ये आ गई मेरे पास m की वैल्यू। मैं इसको नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब इस m की वैल्यू को इस 1 में पुट करो, इस इक्वेशन 1 में पुट करो, तो क्या हो जाएगा 2n माइनस का 4, ठीक है, प्लस का 3n इक्वल टू 13। ठीक है, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करो तो 2 2 का क्या हो जाएगा 4n। ठीक है, 2 जो ये 4 4 का क्या हो जाएगा 16। ठीक है, 4 4 16 प्लस का, सॉरी 2 4 8 हो जाएगा, सॉरी। ठीक है, 2 4 8 हो जाएगा, प्लस का 3n इक्वल टू 13। तो अब हम यहाँ पे जो है इसको सॉल्व कर लो, 4n, ठीक है, प्लस का 3n कितना हो गया यहाँ पे हमारे पास 7n, और ये 8 माइनस का था, उधर जाके प्लस का हो गया। ठीक है, तो क्या बन जाएगा हमारे पास 13 प्लस का 8 बन जाएगा, माइनस का था तो उधर गया प्लस का हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7n इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 21। तो 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21। तो हमारे पास n की वैल्यू क्या आ गई बेटा, वो आ गई 3 आ गई। ठीक है, ये मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाके डिवाइड करेगा, तो मैंने डायरेक्ट कैंसिल कर दिया, तो n की वैल्यू क्या आ गई 3। अब मुझे क्या करना है, m की वैल्यू मालूम करनी है, तो इस 3 को मैं इसमें पुट कर देता हूँ इक्वेशन नंबर 3 में, n की वैल्यू को मैं इसमें पुट करता हूँ m की जगह पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने करा, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 2n क्या आ जाएगा 3 माइनस का 4। ठीक है, तो उसको मजीद सॉल्व करते हैं, तो क्या आ जाएगा 2 3 ज़ा 6, 6 माइनस 4, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो ये किसकी वैल्यू आई है, 2, m की वैल्यू आई है। ठीक है, तो m की वैल्यू के बारे में पूछा गया था, तो ऑप्शन ए राइट है। ठीक है, सो उम्मीद है कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे को क्या बोल रहा है वो, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि a प्लस बी
इक्वल टू 3, ए प्लस सी इक्वल टू 4 एंड बी प्लस सी इक्वल टू 5। तो ये बताओ कि ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन था, इसको करते हैं। ठीक है, यहाँ पे पीछे यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखो आपको क्वेश्चन क्या बोल रहा है। वो बोल रहा है कि ए प्लस बी और ए प्लस सी और ए बी प्लस सी की वैल्यू दे रहा है। आपसे पूछा गया था कि ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करो बेटा, आप यहाँ पे सब इक्वेशन का सम कर दो इजीली। ठीक है, जैसे ए प्लस बी, ठीक है, उसके बाद प्लस ए प्लस सी। ठीक है, और मैं क्या करूँगा उसके बाद ए बी प्लस सी, मैंने सबको साथ लिख दिया और इनकी जो वैल्यूज़ थी, ठीक है, इक्वल टू के बाद थी, तो उसको भी मैं क्या कर दूंगा, सबको एक साथ लिख दूंगा। तो 3 + 4 + 5। ठीक है, तो मैंने एक साथ सबको प्लस करके लिख दिया, क्योंकि मुझे क्या मालूम करना था, ए प्लस बी प्लस सी मालूम करना था। ठीक है, मतलब इसमें ये होता है कि बेटा जितना सवाल को आसान बना सकते हो ना बनाओ। ठीक है, पहले सवाल को समझो, वो कहना क्या चाह रहा है, उसकी कंडीशन को समझो कि भाई वो आपको क्या दे रहा है और क्या किस चीज़ के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, हमेशा ये याद रखना है कि मैथ्स के अंदर आप ये पहले समझा करो कि सवाल में आपको कौन कौन सी वैल्यू दी जा रही है और आपसे पूछा क्या जा रहा है। ठीक है, जब वो आपको समझ में आ गया, उसके बाद फिर सवाल को जितना आसान बना सकते हो बनाओ। आप समझो कि भाई हाँ भाई ये चीज़ दे रहा है और ये चीज़ मालूम कर रहा है, तो यहाँ पे कौन सी कंडीशन लगेगी, यहाँ पे किस तरीके से मैं सोल्यूशन करूँगा। अब वो कैसे होता है कि आपको पहले आपका बेसिक क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, आपको सवाल जो टॉपिक का आप सवाल कर रहे हो तो उसकी आपकी बेसिक क्लियर होनी चाहिए कि हाँ भाई मैं इस तरीके से करूँगा तो ये आएगा, इस तरीके से करूँगा तो ये आएगा, जो भी एनीथिंग जो भी कुछ है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 19 है ये। मैं क्या करूँगा, इसका सम कर दिया, तो सम करते हैं। तो ए प्लस ए कितना हो गया हमारे पास, 2a हो गया। ठीक है, बी प्लस बी, दो सेम था तो क्या हो जाएगा, 2b हो जाएगा। और यहाँ पे सी भी हमारे पास 2 दफ़ा है तो क्या हो जाएगा, 2c हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना हो गया, 4 और 3 कितना हो गया, 7, 7 और 5 कितना हो गया हमारे पास, 12 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मेरे पास यहाँ पे इस कंडीशन में इधर मेरे पास 2 कॉमन आ रहा है। ठीक है, 2 यहाँ पे 3 दफ़ा लिखा हुआ है तो मैं बाहर ले लेता हूँ एक ही दफ़ा कॉमन। तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, 2 मेरे पास बाहर आ गया तो यहाँ पे आ गया 12। 2 यहाँ पे क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई, वहाँ जाके क्या करेगा, डिवाइड। तो यहीं पर डायरेक्ट कैंसिल कर देता हूँ। तो 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12। तो हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई बेटा, वो आ गई 6 आ गई। ठीक है, सो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। तो हमारा आंसर क्या आया है, 6 कहाँ है, वो ये रहा ए ऑप्शन में। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन इजी था। वो आपको कह रहा है कि विच वन इज़ दी कंपोजिट नंबर इन दी फॉलोइंग। आपको ये नंबर दिए जा रहे थे, इसमें से पूछा था कि कंपोजिट नंबर कौन सा है। तो बेटा देखो, मैंने आप लोगों को बताया था कि कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं बेटा, वो नंबर जिसके हमारे पास 3 फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, जिसके 3 फैक्टर्स होते हैं। एक तो होता है प्राइम नंबर, प्राइम नंबर के 2 फैक्टर्स होते हैं, कंपोजिट के क्या होते हैं, 3 फैक्टर्स होते हैं। तो यहाँ पे कौन सा नंबर है, वो है 9। 9 कैसे, कि अगर आप देखो तो 9 जो है वो 1 डिवाइड कर सकता है, 9 को 3 डिवाइड कर सकता है, 9 को जो है वो 9 खुद डिवाइड कर सकता है। तो यहाँ पे इसके कितने फैक्टर्स होगा, 3। ठीक है, तो हमारे पास इस वजह से ये 9 ऑप्शन था। 2 और 3 और 7 ये तीनों क्या है, प्राइम नंबर है। तो ये 9 ही सिर्फ जो है हमारे पास एक कंपोजिट नंबर है। ठीक है, सो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये सारे मॉक टेस्ट वाले मैथ पोर्शन के क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम IQ के क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। सो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक हर चीज़ समझ में आई होगी। अगर कोई बात समझ में नहीं आई, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा या मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिएगा, मैं आपको वहाँ पे समझा दूंगा। ठीक है, सो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे बताइएगा। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दुआ में याद रखिएगा।